बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। चलिए बेटे, आज हम स्टार्ट करते हैं टैक्स। तो ध्यान से समझना बेटे, मैंने यहाँ पर टैक्स वर्ड यूज़ किया है, इनकम टैक्स नहीं बोला है। इनकम टैक्स तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बेटा टैक्स में केवल इनकम टैक्स ही नहीं है, टैक्स में तो बेटा बहुत कुछ है। तो आपको हल्का सा बेसिक आइडिया भी होना चाहिए कि एक्चुअली टैक्स क्या है, टैक्स क्या है। तो देखो मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पर लिखा है कि टैक्स इज द सोर्स ऑफ रिवेन्यू। बेटा ध्यान से देखना कि टैक्स जो है हमारे रिवेन्यू का सोर्स है। तो कैसे रिवेन्यू का सोर्स है और किसके लिए रिवेन्यू का सोर्स है, ये देखना जरूरी है। यानी कि टैक्स इज द सोर्स ऑफ रिवेन्यू। तो बेटा देखो, ये ऑफ रिवेन्यू, ध्यान से देखना, टैक्स इज द सोर्स ऑफ रिवेन्यू। तो सवाल उठता है बेटा, टैक्स रिवेन्यू का सोर्स है, किसके लिए? आपके लिए नहीं, आपको नहीं मिलेगा। मेरे लिए, अरे मुझे भी नहीं मिलेगा। फिर सवाल उठता है किसको मिलेगा रिवेन्यू? तो बेटा ये रिवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को। तो टैक्स इज द सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। देखो बेटा, ऑफ द गवर्नमेंट, स्क्रीन पे देखिए मेरे बच्चे ध्यान से। टैक्स इज द सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट विच इज इम्पोज्ड। मेरे बेटे ध्यान दीजिए, इम्पोज्ड वर्ड है। इम्पोज्ड का मतलब होता है, पहले ध्यान से सुनो, एक इम्पोज, एक लेवी और एक चार्ज, ये तीन शब्द हैं बेटे। इनका मतलब होता है थोपना। आप कहेंगे सर थोपना, यानी कि थोपने का मतलब है बेटा कोई रूल बनाया और आपके ऊपर थोप दिया कि आपको मानना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि हम ये रूल बनाने जा रहे हैं, बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। तो मेरे बेटे, गवर्नमेंट अपने हिसाब से सोच करके टैक्स के रूल बनाती है कि किस इनकम पर, किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, कितना टैक्स नहीं लगेगा, और वो रूल पास कर दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है, यानी कि हम लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है, जिसे हमें मानना ही पड़ेगा, उसके लिए हम मना नहीं कर सकते बेटे। तो बात आती है कि टैक्स इज द सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट विच इज इम्पोज्ड बाय द। अब लगाता कौन है ये टैक्स? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप कहोगे सर दो गवर्नमेंट टैक्स लगाती हैं, सर ऐसे तो डबल टैक्स लग जाएगा। बेटा डबल नहीं लग जाएगा, मतलब कहने का ये है कि जैसे आप जानते हैं बेटे कि जैसे आपका एक घर है, परिवार है, तो घर परिवार को चलाने के लिए जितने सारे रूल हैं या घर के जो भी डिसीजन हैं, जो भी काम धंधे हैं, क्या सारे के सारे डिसीजन मम्मी जी लेती हैं या अकेले पापा जी लेते हैं? नहीं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है तो दूसरे स्टेट गवर्नमेंट हैं, यूं मान लीजिए। तो कुछ एरिया मम्मी के हाथ में होती है और कुछ एरिया पापा के हाथ में होती है, और बड़े प्यार से दोनों लोग अपने अपने एरिया को कंट्रोल करके रखते हैं, डिसीजन लेते हैं, और अच्छे से परिवार चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ एरिया गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, अपनी अपनी एरिया में अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं और बेटा टैक्स को इम्पोज करते हैं। चलिए आगे लिखा है इन डिफरेंट डिफरेंट एरिया। देखो बेटा मैंने यहां लिखा है इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑन द। सवाल उठता है ऑन द टैक्स इंपोज किया जाएगा, किस पर किया जाएगा? तो बेटे बात आती है इनकम ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन की इनकम पर। तो सवाल उठता है कि पर्सन कौन है? तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सन की डेफिनेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, नॉर्मली अभी शॉर्टकट में सुन लीजिए कि पर्सन के अंदर बेटा जैसे इंडिविजुअल यानी ह्यूमन बींग्स, राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता, एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म, ऐसे ही और भी बहुत कुछ। 7 कैटेगरीज बेटा, 7 कैटेगरीज को पर्सन में शामिल किया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बात आती है कि एक पर्सन की इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि पर्सन इनकम कहां से अर्न कर सकता है? तो मेरे बेटे पर्सन इनकम अर्न कर सकता है एक अच्छी जॉब करके, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, या बेटा एक पर्सन
इनकम अर्न कर सकता है, सपोज करिए अपने हाउस को, अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे करके। देखो पर्सन का मतलब 7 कैटेगरीज है जिसमें कंपनी भी आती है, बट कंपनी कहीं जॉब करने तो नहीं जाएगी। बट अभी मैं जो आपको समझाने के लिए जो शब्द यूज कर रहा हूं, बेसिकली एक इंडिविजुअल को बेस बना करके मैं बातें कर रहा हूं बेटा, ठीक है। कि एक इंडिविजुअल राम श्याम सोहन मोहन सीता गीता मेल फीमेल ये जॉब कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं मेरे बच्चे जो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूं कि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं बेटा, एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, तो देखो बेटा तुम्हें एक अच्छी कंपनी दिखा दूं। देखिए ये टीसीएस कंपनी है बेटा, देखिए ये ढेर सारे एम्प्लॉयज आ रहे हैं जॉब करने के लिए। हो सकता है बेटा आपके घर से भी कोई पापा जी भैया जी किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने जाते हो, तो क्या कहलाएगा, इनकम ऑफ ए पर्सन। कि एक पर्सन को इनकम हो रही है बेटा, एक पर्सन को इनकम हो रही है। चलिए अब अगर हम बात करें बच्चे, ध्यान से देखिएगा बेटा, अब हम फिर आ गए अपने पॉइंट पे। फिर लिखा कि पर्सन की इनकम पर टैक्स इंपोज होगा, बेटा गुड्स के ऊपर टैक्स इंपोज होगा, सर्विसेज के ऊपर टैक्स इंपोज होगा। तो बात आती है कि गुड्स क्या है। तो मेरे बेटे मार्केट में ऐसे तमाम गुड्स हैं, खाने पीने पहनने ओढ़ने खेलने कूदने और तरह तरह से यूज करने के। तो ऐसा मन समझना बेटे कि अपनी देश में जितने भी गुड्स हैं सबके ऊपर टैक्स लगेगा, नहीं नहीं। गवर्नमेंट ने मेरे बच्चे बड़े सारे गुड्स माफ किए हुए हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगेगा, जिन पर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें गरीब जनता भी यूज करती है। हाँ जो लग्जीरियस कैटेगरी में आते हैं, लग्जीरियस कैटेगरी में उनको नहीं छोड़ा है। अरे किसी पे 18% टैक्स है, किसी पे 28% टैक्स है, अलग अलग रेट है बेटा। तो कुल मिलाकर के तमाम गुड्स टैक्सेबल हैं और बहुत सारे गुड्स एग्जेम्प्ट भी हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको अगर गुड्स दिखाऊं बेटा, ध्यान से देखो। जैसे सपोज करिए ये एक एसी शोरूम है। हो सकता है बेटा कि आप अपने फादर के साथ कभी एसी परचेज करने जाएं, जा करके आपने बढ़िया 50,000 60,000 का एक अच्छा एसी परचेज किया, तो कॉमन सी बात है बेटा इसका बिल बनेगा। बिल बनेगा तो इस गुड्स के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो इसी प्रकार से बढ़िया मान लीजिए कोई एसी टीवी फ्रिज कूलर कार या और कुछ ऐसी चीजें आपने परचेज की बेटे, तो जाहिर सी बात है तो फिर वो इस कैटेगरी में टैक्स की कैटेगरी में आएंगे और उस पर टैक्स इंपोज किया जाएगा, लेवी किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, जहां से हमारी गवर्नमेंट को क्या मिलेगा मेरे बेटे, रिवेन्यू। तो अभी हम बस यही लाइन डिस्कस कर रहे हैं कि टैक्स इज द सोर्स ऑफ रिवेन्यू, कि टैक्स गवर्नमेंट के रिवेन्यू का सोर्स है। अच्छा अब मेरे बेटे यहां पर देखिए, उसके बाद हमारे थर्ड पॉइंट में क्या लिखा, सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज। अब गवर्नमेंट बेटा सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगाती है, यानी कि सर्विस तो बेटे बहुत प्रकार की हो सकती हैं, 100 से ऊपर सर्विसेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, सीए सीएस सीएमए आर्किटेक्चर और तमाम प्रकार की सर्विसेज जिनमें बहुत सारी एग्जेम्प्ट हैं और बहुत सारी टैक्सेबल हैं। जैसे बेटा मैं आपको एक दो सर्विस का एग्जांपल देता हूं, ज्यादा नहीं। देखिए अगर मेरे बच्चे मैं सर्विस की बात करूं तो देखना ध्यान से। देखो बेटा जैसे ये यहां पर आपका मैकडी है, आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। मैकडी मैकडी मैंने इसीलिए दिखाया कि ये आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। दोस्तों के साथ जब भी मूड बनता है चलो मैकडी, तो बेटा मैकडी में जाकर के बैठ गए, कहाँ बढ़िया आपने कोल्ड ड्रिंक ली, बर्गर लिया और भी कुछ चीज़ें ली, ठीक है। उनको अच्छे से खाया पिया और बिल की पेमेंट की और घर चले आए। तो मेरे बेटे यहाँ पर आपको मैकडी के अंदर गुड्स भी मिला और सर्विसेज भी मिली। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ हैं। कभी मैकडी में जाएं अब की बार टैक्स पढ़ने के बाद तो बिल जरा ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा मत करना कि बिल को टिश्यू पेपर की तरह से बनाया और मुंह पोंछा और फेंक के चले आए, नहीं, बिल को ध्यान से पढ़ना। उसमें गुड्स भी होगा, सर्विसेज भी होगी और उसमें बेटा दोनों प्रकार के टैक्स आपसे लिए गए होंगे। तो मेरे बच्चे
आप पढ़ रहे हैं कि टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्स है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग एरिया में अपने कंट्रोल में लिए हुए है। एक पर्सन की इनकम पर टैक्स चार्ज होता है। पर्सन में 7 कैटेगरी के लोग आते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद बेटा गुड्स के ऊपर टैक्स चार्ज होता है, सर्विसेज के ऊपर टैक्स चार्ज होता है, और बहुत सारे गुड्स, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिन पर टैक्स चार्ज नहीं भी होता है। चलो बेटे, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ द टैक्सेस। अब मेरे बेटे यहां से कैटेगराइज कर रहा हूं, आपके टैक्स को कैटेगराइज कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो, तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस में बच्चे यहां पर लिखा है कि टैक्स हमारा 2 प्रकार का है। देखो लिखा बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर एज अंडर। टैक्स 2 प्रकार का है जो इस प्रकार से दिया हुआ है। देखो बेटा, ठीक है, कैसे दिया हुआ है मेरे बेटे? ये 2 प्रकार से दिया हुआ है। एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक तो बेटा हमारा डायरेक्ट टैक्स है, और एक हमारा है मेरे बेटे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान देना बेटे, बहुत ध्यान से, ये बेसिक क्लास है आपकी, माइंड सेट करना है आपको। तो मेरे बेटे मैंने लिखा डायरेक्ट टैक्स में कि डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज डायरेक्टली पेड बाय द असेसी टू द गवर्नमेंट। कि डायरेक्ट टैक्स वो है जो एक असेसी के द्वारा सरकार को डायरेक्टली जमा कराया जाए। आप कहेंगे सर जी ये बताओ ये असेसी कौन है? तो असेसी का मतलब होता है बेटा करदाता। जो टैक्स पे करने जा रहा है उसे असेसी बोलते हैं। मेरे बेटे जैसे आपके पापा जी टीसीएस कंपनी में जॉब करते हैं, जो कंपनी मैंने अभी आपको दिखाई थी। अब पापा जी की अच्छी खासी इनकम है, बढ़िया सैलरी है, पूरे साल में मान लीजिए 6 लाख 7 लाख 8 लाख सैलरी है, 10 लाख सैलरी है। तो पॉइंट यहां पर आता है, अब पापा जी की इनकम के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया गया, तो कॉमन सी बात है बेटा, पापा जी का टैक्स है तो पड़ोसी आकर के थोड़ी जमा कराएगा, अरे पापा ही जमा कराएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि पापा जी का टैक्स है और आपके मामा जी जमा करा रहे हैं, मामा जी क्यों जमा कराएंगे? अरे पापा की इनकम है, पापा अपना टैक्स पे करेंगे। आपके भैया जी एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कॉमन सी बात है, अब उनके बिजनेस के ऊपर जो टैक्स जनरेट हुआ, किसी बात है, उस टैक्स को वही अपना सबमिट करेंगे, पे करेंगे, बिजनेस के नाम से जमा कराएंगे। तो यानी कि जिसका टैक्स है वही पे करेगा, इसीलिए तो इसका नाम है बेटे डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब ही होता है कि जब असेसी अपना टैक्स खुद सरकार को जमा कराए। जैसे बेटा आप संकल्प इंस्टीट्यूट की क्लास ले रहे हैं, संकल्प इंस्टीट्यूट की इनकम होती है, संकल्प इंस्टीट्यूट एक पार्टनरशिप फर्म है, तो कॉमन सी बात है बेटा पार्टनरशिप फर्म एक पर्सन है। तो कहने का मतलब है बेटा काम तो सारे मैं करवाऊंगा, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न जमा होगी संकल्प इंस्टीट्यूट के नाम से, और उसी के अकाउंट से पैसा भी डिपॉजिट होगा, टैक्स जमा कराया जाएगा। तो यहां पर कहा जाएगा कि एक पार्टनरशिप फर्म अपना टैक्स खुद जमा करा रही है, तो फिर क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। तो मेरे बेटे जब एक असेसी अपनी इनकम पर अपना टैक्स खुद जमा कराता है, बीच में कोई और नहीं आता है, तो इसे कहते हैं बेटे डायरेक्ट टैक्स। तो देखो पूरी लाइन पढ़िए बेटा, क्या लिखा? डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज डायरेक्टली, मेरे बेटे क्या लिखा? डायरेक्टली पेड बाई असेसी टू द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट को डायरेक्टली जमा कराया जाए तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब सुनिए एग्जाम्पल में बेटे यहां पर लिखा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स वो है जो इनकम पर चार्ज किया जाए, इनकम पर चार्ज किया जाए। बेटा इनकम कहां से आती है? इनकम के आने के 5 रास्ते हैं सबसे बेहतरीन। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब बेटा आपने अपने मकान को किराए पे दिया है, कोई मकान, ठीक है, सपोज करिए कोई हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, शॉप हो सकती है, गोडाउन हो सकता है, बेसमेंट हो सकता है, जिनको आपने रेंट पे दिया हुआ है, प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है।
तो बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बेटा बिजनेस और प्रोफेशन दोनों को मैंने नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, क्योंकि वहां इनका डिटेल है थोड़ा सा, तो वहां ज्यादा अच्छा और क्लैरिटी के साथ आप समझेंगे। इसके बाद मेरे बेटे इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर, इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर कोई प्रॉफिट हुआ तो वो कहलाता है कैपिटल गेन। ऐसे ही फिर एक चैप्टर और आता है जिसे बोलते हैं बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो बेटे इनकम टैक्स में मेनली ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहां से एक पर्सन इनकम अर्न करता है, जो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट माना जाता है। तो आप पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या हैं, डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन शामिल होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब बेटा इनकम टैक्स, तो इनकम पर चार्ज होगा। फिर बेटे एक प्रॉपर्टी टैक्स, एक कैपिटल गेन टैक्स, और एक बेटे कॉरपोरेट टैक्स। ये सब धीरे धीरे आगे आएंगे, बात करेंगे। हाँ, मेनली आपका इनकम टैक्स ही आएगा, आगे डिटेल में आएगा इनकम टैक्स, ठीक है। वही आपका सब्जेक्ट है और वही आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद बेटे थोड़ा सा और नीचे चलें तो देखेंगे आप नेचर। नेचर में लिखा है कि डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है। तो मैंने लिखा बेटा डायरेक्ट टैक्स का नेचर है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है मेरे बेटे, प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी मेरे बेटे टैक्स बढ़ता जाएगा। हाँ, टैक्स बढ़ता जाएगा। आपने कहा सर कैसे? तो सुनिए बेटे, जैसे गवर्नमेंट ने एक लिमिट बनाई हुई है कि भाई अगर एक पर्सन की इनकम, अभी मैं बेटा उस लिमिट का नाम नहीं ले रहा हूं, नाम आगे लूंगा, कि एक लिमिट है, अगर इतनी इनकम है तो भाई हम टैक्स नहीं लेंगे। इनकम थोड़ी सी बढ़ गई तो गवर्नमेंट कहती है कि आपकी अच्छी इनकम है, आप टैक्स पे कर सकते हैं, चलिए आप हमें टैक्स दीजिए। इनकम थोड़ी और इंक्रीज हो गई तो टैक्स का रेट और बढ़ जाएगा। जैसे सपोज करिए 10%, 20%, 30%। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी टैक्स का रेट बढ़ता जाता है। इसे कहते हैं बेटे प्रोग्रेसिव नेचर, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव नेचर, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चे ध्यान देना, इस पर एक एग्जांपल और दे दूं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर है वो ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, गरीब है, जिसकी इनकम नहीं है, तो सरकार उसके ऊपर टैक्स का बोझ नहीं डालती है। गवर्नमेंट कहती है आपके पास तो इनकम ही नहीं है, या आपकी इनकम बहुत कम है, जाओ ऐस करो, टैक्स नहीं लगेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ने लगती है गवर्नमेंट कहती है कि भाई अब तो आप टैक्स देने के लायक हैं, अरे आप टैक्स पे कर सकते हैं, चलिए आप टैक्स दीजिए। अब सुनना ध्यान से, जैसे मेरे बच्चे आप अभी स्टूडेंट हैं, आपकी कोई इनकम नहीं है, क्या मम्मी पापा आपसे कुछ डिमांड करते हैं पैसे की कि बेटा घर खर्च में कुछ सपोर्ट किया करो? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके बड़े भैया जी 50,000 रुपीज पर मंथ की जॉब कर रहे हैं, तो क्या उनसे डिमांड नहीं होती है? बिल्कुल होती है। पापा जी कहते हैं बेटा तुम्हारी तो अच्छी खासी इनकम है, घर में थोड़ा सपोर्ट किया करिए, थोड़े घर में पैसे दीजिए घर चलाने के लिए। अगर इन्हीं भैया जी की इनकम 1 लाख रुपए महीना हो जाए तो डिमांड और बढ़ जाएगी। तो घर में भी तो प्रोग्रेसिव नेचर ही चलता है। जिस बच्चे की इनकम नहीं, कोई डिमांड नहीं, जैसे ही थोड़ी इनकम हुई थोड़ी डिमांड, जैसे ही इनकम और बढ़ी तो थोड़ी और डिमांड। ये डायरेक्ट टैक्स का नेचर है। गवर्नमेंट भी हमसे इसी प्रकार से टैक्स चार्ज करती है। टैक्स के रेट क्या हैं बेटे, वो सब कुछ आपको आगे सीखने को मिलेगा कि एक इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स के रेट क्या हैं, एक कंपनी के लिए टैक्स के रेट क्या हैं, इंडियन कंपनी के क्या हैं, फॉरेन कंपनी के क्या हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। टैक्स तो इतना इंटरेस्टिंग है कि हर वक्त आपको इतना इंटरेस्ट आता है कि अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ नया सुनने को, नया सीखने को मिलेगा, और जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। तो बड़े ध्यान से समझिए बेटे। अब मेरे बच्चे हम थोड़ा इधर साइड में आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ चलते हैं। तो मेरे बेटे यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लिखा है? इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज इनडायरेक्टली, मेरे बेटे क्या लिखा है? इनडायरेक्टली पेड बाई असेसी टू द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो इनडायरेक्टली पे किया जाए। मतलब कहने का मेरे बेटे, टैक्स तो आप ही दे रहे हैं लेकिन डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। अभी देखो डायरेक्ट टैक्स था,
तो पापा जी ने अपनी सैलरी इनकम पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR इनकम टैक्स रिटर्न किसी CA से सपोज करिए फाइल करवाई, क्योंकि भाई उन्हें टैक्स की नॉलेज है कि कहीं पर इनकम में कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। सारा कैलकुलेशन करवाया, पापा जी ने CA को भी फीस दी, और उसके बाद जो टैक्स बना वो टैक्स भी सरकार को जमा करा दिया। ये डायरेक्ट टैक्स था। लेकिन मेरे बेटे इनडायरेक्ट टैक्स तो वो है जो गुड्स पे लगे, जो सर्विसेज पे लगे, और जिसे डायरेक्टली आप सरकार को जमा नहीं कराएंगे, आपसे लेकर के कोई और जमा कराएगा। अभी बेटा मैंने आपको दिखाया था कि आप सपोज करिए, मान लीजिए बेटा आप मैकडी में जाते हैं, ठीक है, और वहां जाकर के आप कुछ भी दोस्तों के साथ अपना खा पी करके आते हैं, बिल पे करके आते हैं, तो आपने टैक्स किसको दिया? आपने टैक्स दिया मैकडी वाले को, और मैकडी वाले ने वो टैक्स फर्दर फिर आगे जाकर के गवर्नमेंट को जमा करा दिया बेटा, जमा करा दिया। सपोज मेरे बेटे आप अच्छे अच्छे कपड़े परचेज करते हैं, महंगे महंगे कपड़े परचेज करते हैं, तो वहां पर भी बेटा बिल में टैक्स बनता है। वो टैक्स आप दे के आए शोरूम वाले को, और शोरूम वाले ने वो टैक्स फर्दर आगे गवर्नमेंट को जमा करा दिया। हाँ और यस, वो अपने पास थोड़ी रख सकता है। तो कुल मिलाकर के ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स तो आप ही दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली आपकी लाइबिलिटी नहीं है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई बंदा आपके घर पे आ जाएगा पूछने के लिए कि आपने लास्ट मंथ में एक बड़े रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया था, आपका वो टैक्स अभी तक जमा नहीं हुआ है, वो टैक्स लेने आए। नहीं, यहां पर कंज्यूमर पे करता है, लेकिन डिपॉजिट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की नहीं है, तो बिजनेसमैन की है। तो बिजनेसमैन कंज्यूमर को तभी जाने देगा आपने यहां से जब वो आपसे टैक्स चार्ज कर ले। तो देखो बेटा क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज इनडायरेक्टली पेड बाय द असेसी टू द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल क्या है बेटे? एग्जाम्पल में देखिए लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैंने अभी दिखाया था आपको। आपने कोई टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन एंड सो ऑन, कुछ भी आपने अच्छे अच्छे गुड्स परचेज किए तो बेटा उस पर टैक्स लगेगा। अच्छी अच्छी आपने सर्विसेज ली, उस पर बेटे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात आती है मेरे बेटे नेचर। नेचर इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है? तो नेचर है मेरे बेटे रिग्रेसिव। रिग्रेसिव, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा नहीं, टैक्स घटेगा, और इनकम घटेगी तो टैक्स बढ़ेगा। आपने कहा सर क्या आप रेट की बात कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा रेट की बात नहीं कर रहा हूं, रेट तो वही रहेगा, बर्डन की बात कर रहा हूं, बर्डन की, फीलिंग की, फीलिंग की। अब सुनिए, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे बच्चे, सपोज करिए, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये कहूं बेटे कि आप जो हैं, ध्यान से देखना, मान लो बेटा कि अभी सपोज करिए बेटे 2020 है, मान लीजिए 2020 है। आपने फादर से बोला कि पापा जी एक एसी परचेज कर लो। पापा ने कहा चलो ठीक है एसी परचेज कर लेते हैं। पहुंच गए मेरे बच्चे एसी परचेज करने के लिए। जब जाकर के आपने एसी परचेज किया तो मेरे बेटे 50,000 रुपए का तो एसी था, और उस शोरूम वाले ने कहा कि भैया इस पर 18% GST और लगेगा, 9,000 रुपए आपको GST और देना पड़ेगा। आपको कुल मिलाकर के 59,000 पे करने हैं, और आपके पापा जी की जो इनकम है वो मंथ की इनकम, बेटा मंथ की इनकम मात्र 30,000 रुपीज है। 30,000 रुपए की जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं। चलो, तो बस बेटा घर की रोटी दाल चल रही है बढ़िया, लेकिन कोई खास अर्निंग नहीं है। अब एक बात सोचो मेरे बच्चे, जैसे ही 9,000 रुपए टैक्स देने की बात आई, जो व्यक्ति 30,000 रुपीज पर मंथ अर्न करता है और उसे 9,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, तो सोच सकते हो बेटा कि पापा जी भी 10 बार सोच रहे होंगे यार कैसे परचेज करूं, यार बताओ 9,000 का तो यार टैक्स देना पड़ेगा। अब 9,000 का टैक्स तो बड़ा भारी, बहुत बर्डन दिखाई दे रहा बेटा। लेकिन चलो यार जैसे तैसे पापा जी ने एसी परचेज कर लिया, ठीक है। देखो पापा की इनकम कम है तो टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब क्या हुआ मेरे बेटे, ये घर में आकर के एसी लगा दिया गया,
बढ़िया, ठीक है, एसी घर में लगा हुआ है। धीरे धीरे समय बीता। अब बेटा मान लीजिए समय आ गया 2025, 2025 आ गया, 5 साल बीत गए। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर क्या हुआ बेटा, पापा जी का बिजनेस ऐसा चमका कि पापा जी जस्ट लाइक टू मुकेश अंबानी बन गए। इतने पैसे वाले व्यक्ति, अमीरों में गिनती होने लगी। बहुत जबरदस्त बिजनेस सक्सेस हुआ। अब तो पैसे की कोई कमी ही नहीं, बिल्कुल पापा जी एकदम रतन टाटा जी की तरह से अमीर व्यक्ति हैं। इधर क्या हुआ बेटा, वो 5 साल एसी घर में चलने के बाद वो एसी खराब हो गया। आपने पापा से फिर पूछा, पापा जी वो एक एसी खरीदना है। मैंने कहा हाँ एसी परचेज कर लो बेटे, क्या दिक्कत है। अब चलो आप फिर एसी परचेज करने पहुंचे। फिलहाल में मैं यही मान लेता हूं कि मार्केट में कंपटीशन है कंपनियों के बीच में, एसी के प्राइस नहीं बढ़े। आप यही एज्यूम कर लो कि आप आज फिर एक 50,000 रुपए का एसी परचेज करके ला रहे हैं, और जीएसटी का रेट भी मान लो बेटा 18% ही है, ठीक है। 9,000 रुपए टैक्स देना है। आपने पापा जी को बोला, पापा जी वो 9,000 रुपीज का टैक्स भी जा रहा है एसी परचेज करने में, मैंने अभी फोन करके पता किया था किसी जगह। तो पापा ने कहा 9,000 का टैक्स जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अरे फटाफट उसको परचेज करिए और एसी लगवा लीजिए, इतना सोचना किस बात के लिए बेटे। अब देखो, यही पापा जी 5 साल पहले परेशान थे, 9,000 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है, और आज पापा जी को 9,000 का टैक्स कुछ भी नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि पापा की इनकम तो इतनी बढ़ चुकी है कि उनके लिए ये टैक्स ना के बराबर है मेरे बेटे, ना के बराबर। तो कुल मिलाकर के इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर है कि इनकम जैसे जैसे घटेगी, मतलब कहने का सिंपल सी बात है कि एसी शोरूम में चाहे कोई गरीब व्यक्ति एसी परचेज करने पहुंच जाए, जीएसटी तब भी उतना ही चार्ज होगा। मुकेश अंबानी जी खरीदने पहुंच जाएं तो क्या उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा? नहीं, टैक्स तो भैया सबके लिए एक जैसा, एक समान। तो गरीब के ऊपर बर्डन, अमीर के ऊपर बर्डन नहीं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में मेरे को कभी कभी ज्यादा सिस्टमेटिक लगता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है नो टैक्स, थोड़ी ठीक सी इनकम है तो थोड़ा टैक्स, थोड़ी और इनकम है तो थोड़ा और टैक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बढ़ता जाएगा, वहां प्रोग्रेसिव नेचर है। इनडायरेक्ट टैक्स में रिग्रेसिव नेचर, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स का बर्डन कम होता जाएगा। चलिए बेटे, अब हम बात करते हैं बच्चे, अब हम बात करते हैं आपसे, क्या लिखा है, हु एडमिनिस्टर द टैक्स, कि बेटा टैक्स को एडमिनिस्टर कौन करता है। हमारे इस टैक्स के ऊपर कंट्रोल किसका है मेरे बेटे, कंट्रोल किसका है, कौन टैक्स के सारे मामले देखता है। बड़े ध्यान से बात को समझना बेटे। तो देखो यहां पर बात आती है बेटा, हमने लिखा हुआ है मेरे बच्चे आपके लिए, यहां पर क्या लिखा है बेटा, देखिए स्क्रीन पे ध्यान से। इन इंडिया, अपने भारत में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्टर द टैक्स। जो बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है वो टैक्स को एडमिनिस्टर करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये टैक्स के मामले, ऑलमोस्ट रेवेन्यू के मामले, क्योंकि उसका तो नाम ही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो पैसे का जितना भी मामला है, मुद्दा है, यही लोग देखते हैं। देखो मैं आपको दिखाऊं बेटा, ये रहा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। कई बार टीवी में भी आपने देखा होगा, इनको देखिए, ये हैं निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। आज की डेट में समय समय पर बदलाव आता रहता है बेटा, तो ये सारे मैटर अभी हैंडल कर रही हैं, सारे रेवेन्यू के काम, कौन सा टैक्स, डायरेक्ट वाला, इनडायरेक्ट वाला, इनके लिए बड़े सारे रूल बनाना, बजट बनाना। बेटा बजट तो सुना ही होगा, हर साल बजट आता है, ठीक है, बजट पास होता है और वही फिर मार्केट में इम्पोज कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है। तो चलिए बेटे, यहां पर देखिए क्या लिखा, इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्टर द टैक्स। ये टैक्स को एडमिनिस्टर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखो बेटा इसके बाद फिर नीचे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ध्यान से देखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें बहुत अच्छी बात डिस्कस होने वाली है। एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है जो अभी मैंने दिखाया,
इसके अंडर में एक होता है बेटा डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। इसके अंडर में होता है डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, जो रिवेन्यू का कैलकुलेशन करते हैं, रिवेन्यू की बात करते हैं। अब बेटा डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में बहुत ज्यादा वर्कलोड है, बहुत काम है। तो काम को यार दो भागों में बांट दिया, काम को दो भागों में बांट दिया। कैसे बांट दिया बेटा, ध्यान से देखिए। एक का नाम रखा बेटा, एक का नाम रखा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और इस डिपार्टमेंट को काम दे दिया कि तुम डायरेक्ट टैक्स के रिवेन्यू को वसूल करोगे, लोगों से चार्ज करोगे और उस पर पूरा अपना नियंत्रण रखोगे। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ये कंट्रोल करता है बेटा हमारे डायरेक्ट टैक्स को। इसे शॉर्ट में आप कह सकते हो CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जो बात करता है बेटा डायरेक्ट टैक्स, जो बात करता है डायरेक्ट टैक्स की। इसी प्रकार से मेरे बेटे अब इधर की तरफ आप देखेंगे क्या लिखा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ये मेरा बेटा इसको शॉर्ट में बोलते हैं CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ये किसको कंट्रोल करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को बेटे। ये किसको कंट्रोल करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को। तो दोबारा फिर से समझ लो, हमारे टैक्स के जो मैटर हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सारा कंट्रोल करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर हमने दो अलग अलग डिपार्टमेंट किए। एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स को कवर करते हैं, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम जो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स से अपना कोई लेना देना नहीं है फिलहाल में। तो मैंने आपको बेटा इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है, ये सारी बातें मेरे बेटे इसलिए आपको समझाई कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि आप पढ़ तो रहे हैं बेटा डायरेक्ट टैक्स और आपके सामने कोई इनडायरेक्ट टैक्स का मैटर आ गया, आप उसको पहचान ही नहीं पाए और आपने बोल दिया कि हाँ यार ये भी डायरेक्ट टैक्स है। तो पता चला यार ऐसे तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो कम से कम मेरे बच्चे को, मेरे स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए कि भाई डायरेक्ट टैक्स की एरिया क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स की एरिया क्या है। आप कहीं गलती से दोनों को मिक्स ना कर बैठें, दोनों को मिक्स ना कर दें। तो अब बेटे इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात होगी। हाँ, आप आगे चल करके बेटा कोई ऐसी स्टडी करते हैं CA, CS, CMA, जहां आपको इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने को मिले, तब जाकर के आप डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज द गुड्स, व्हाट इज द सर्विसेज, कौन कौन सी टैक्सेबल, कौन कौन सी नॉन टैक्सेबल, और बहुत सारे रूल, बहुत सारे प्रोविजन। माना कि बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लाइफ में कभी पढ़ने को मिलेगा तो आप देखेंगे उसे। तो अब मेरे बेटे बात होगी सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पे। ठीक है, कि डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज डायरेक्टली पेड बाय द असेसी टू द गवर्नमेंट। जो टैक्स असेसी के द्वारा सरकार को डायरेक्टली जमा करा दिया जाता है, यानी कि जिसकी लाइबिलिटी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही जाकर के सरकार को पे करेगा, वही जाके सरकार को पे करेगा। इसके बाद मेरे बेटे अब नीचे एक नई हेडिंग आई है आपके लिए, इसको देखिए, ध्यान से देखिए बेटा क्या लिखा है। वाई गवर्नमेंट, यानी कि सरकार क्यों कलेक्ट करती है हमसे टैक्स। वाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस, सरकार आखिर टैक्स लेती क्यों है, क्या परेशानी है सरकार को। अरे यार हम इनकम अर्न कर रहे हैं, करने दो हमको आराम से, हम पैसे कमा कमा के अपने बैंक भरते रहें, आप क्यों आ जाते हैं टैक्स लेने के लिए। तो बेटे बात यहां पर यह आती है, बड़ी सिंपल सी बात समझना। जैसे मेरे बच्चे कि आपके फादर को, मदर को घर चलाने के लिए बेटा पैसे चाहिए। अब आपके बड़े भैया जी हैं, मान लीजिए आपके बड़े दो भाई हैं, एक भाई 40,000 की इनकम अर्न कर रहा है,
एक भाई 80,000 की इनकम अर्न कर रहा है, तो कॉमन सी बात है घर चलाने के लिए, बेहतर तरीके से चलाने के लिए फादर भी उन दोनों बेटों से बोलेंगे, बेटा तुम्हें पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके सक्सेस करके अरे इसी दिन के लिए मैंने खड़ा किया है, आप मेरा सपोर्ट करें, बुढ़ापे में मेरा सहारा बने और इस घर परिवार को आगे तक लेकर के जाएं। चलो दोनों बेटे घर में कुछ पैसे दो, तो फिर सवाल उठा क्या दोनों बेटे बराबर बराबर देंगे? नहीं, सीधी सी बात है बेटा यार, जिसकी इनकम ज़्यादा है हम उससे थोड़ी डिमांड ज़्यादा करेंगे, जिसकी इनकम कम है उससे डिमांड कम करेंगे। तुम्हारी तो इनकम ही नहीं है, तुमसे बिल्कुल भी डिमांड नहीं होगी। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे बच्चे, ठीक इसी प्रकार से ये हमारा देश एक परिवार है और हम इस परिवार के बच्चे हैं। और इस परिवार का पिता कौन है? इस परिवार का पेरेंट्स कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हमसे कहती है कि आपने मेरे देश में बच्चों यहां रह करके आपने पढ़ाई लिखाई की, सक्सेस गेन की, अच्छा बिजनेस किया, तो बेटा पढ़ने लिखने के लिए स्कूल कहाँ से आया? स्कूल गवर्नमेंट ने बनाया। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ से आई? गवर्नमेंट ने बनाई। बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ से आई? गवर्नमेंट ने बनाई। मार्केट में बड़े बड़े, ठीक है, देश में मार्केट कहाँ से आए? अरे गवर्नमेंट ने बनाए। इन सारी फैसिलिटीज का हम लोगों ने बेनिफिट लिया और इनकम अर्न की। तो गवर्नमेंट कह रही है बेटा इनकम तुम मेरी वजह से कमा रहे हो, माना कि मेहनत तुम्हारी भी है, अरे तो हम सारा थोड़ी ले लेंगे, जो तुमने ढेर सारी इनकम अर्न की अबे इसमें से थोड़ा सा टैक्स मेरे को दे दो और उसी पैसे से हम इस देश को चलाएंगे, इस देश को डेवलप करेंगे, इस देश को डेवलप करेंगे बेटे। तो देखिए ध्यान से मेरे बेटे, ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट टैक्स, यानी कि बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे टैक्स कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करती है फॉर, इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और बेटे हमारे देश को ओवरऑल डेवलप करने के लिए सरकार को पैसे चाहिए होते हैं, इसी वजह से गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करती है। इसके बाद मेरे बेटे फिर हमारा एक नया पॉइंट आता है, बड़े ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से। यहां पर लिखा बच्चे वाई वी शुड पे टैक्स। अरे भैया हम टैक्स क्यों दें, आखिर क्यों दें टैक्स? तो बेटा इस पर बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि हम टैक्स किस लिए पे करें। तो देखो जरा, यहां पर लिखा है बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ द फैसिलिटीज, वेरियस टाइप्स ऑफ द फैसिलिटीज, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ द फैसिलिटीज, गवर्नमेंट हमें बहुत प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। किसको? टू ए पर्सन, हम सभी पर्सन हैं, एक पर्सन को बहुत प्रकार की फैसिलिटी दी जाती हैं बिकॉज ऑफ दीज फैसिलिटी। तो मेरे बेटे इन्हीं फैसिलिटीज की वजह से ए पर्सन अर्न इनकम, एक व्यक्ति इनकम अर्न करता है। देयरफॉर, ठीक है, इस प्रकार से, इसलिए ए पर्सन मस्ट पे टैक्स, एक पर्सन को टैक्स पे करना चाहिए। सिंपल सी बात है बेटा, गवर्नमेंट हमें तमाम प्रकार की सर्विसेज देती है, फैसिलिटी देती है, जिनका यूज करके हम सक्सेस होते हैं, इस लायक बनते हैं कि चलो अब हम 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए की सैलरी अर्न करें, बड़ा बिजनेस करें या कोई और एक्टिविटी करें विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए। जिस पर मेरे बेटे मैं 2 एग्जांपल दूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। कई बार ऐसा नहीं होता बेटा कि जैसे आप पर्टिकुलर किसी गॉड को मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, और जब हमारे एग्जाम पास में आ जाते हैं तब हम थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय तो जान निकली हुई होती है।
रोज मंदिर में जा करके एक लोटा जल चढ़ा के आते हैं, हे भोले बाबा मुझे पास कर देना, आकर के हम प्रसाद चढ़ाएंगे। चांस की बात बेटा, आपने अच्छी मेहनत की, एग्जाम दिया, बढ़िया रिजल्ट आ गया, तो आप अपने मन में ये मानते हो कि मेरे को भोले बाबा ने पास कर दिया, तो आप एक मिठाई का डिब्बा लेकर के मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं और मिठाई बांटते हैं। तो देखो आपको क्या लगा कि मैं भगवान की वजह से पास हुआ, तो आपने जाके समथिंग भगवान को भी दिया, क्योंकि एफर्ट्स भगवान के लगे हुए थे। अल्टीमेटली मुझे तो यही लग रहा है कि आप भगवान को टैक्स ही तो दे रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट की वजह से इनकम अर्न कर रहे हैं, अरे तो गवर्नमेंट को भी दो ना थोड़ा सा यार उसमें से, तो सरकार को भी टैक्स दो। तो यही फर्ज है मेरे बच्चे कि हम आज इनकम अर्न कर रहे हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। जैसे बेटे अगर आज गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू कर दे कि देश में कोई बिजनेस नहीं चलेगा, कोई कंपनी काम नहीं करेगी। देखो बेटा वो कोविड का पीरियड आया था, कोविड-19, पूरा देश लॉकडाउन, तो जो लोग, बड़े सारे तो लोग ऐसे भी होंगे मार्केट में जो एक एक दिन में 1-1, 2-2 लाख रुपए कमा के लाते थे, और सब बेटा जीरो लेवल पे आ गए। जिसकी महीने की सैलरी 40,000 50,000 वो भी घर पे बैठा, या तो कंपनी ने निकाल दिया या कंपनी वर्क फ्रॉम होम करवा रही है तो अभी 10,000 20,000 रुपए सैलरी दे रही है। अच्छे अच्छे कोचिंग वाले इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ठीक है, सबके कोचिंग बंद, सबके इंस्टीट्यूट सब टोटल बंद, सारे के सारे लोग घर पे बैठे हुए, और उसके बाद इनकम बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गई, दुनिया भर का लॉस, ठीक है, वो अलग से। तो सवाल उठता है बच्चे कि देखो गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू कर दिया तो सारे के सारे लोगों की इनकम गायब हो गई। तो बेटा आज हम अगर रोड पे चल रहे हैं और सुरक्षित चल रहे हैं, कहीं न कहीं गवर्नमेंट की वजह से, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, माना कि बेटा पैसे आपके पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली जरा देखो महसूस करके कि गवर्नमेंट का कितना बड़ा योगदान है कि सरकार ने यूनिवर्सिटी बनाई, सरकार ने कॉलेज बनाया, सरकार ने तरह तरह के कोर्सेज बनाए जिनको पढ़ करके हम सक्सेस हुए, और फिर एक बड़ी कंपनी में जाकर के जॉब की। तो बड़ी कंपनी कहां से आई? आसमान से थोड़ी गिरी, अरे सरकार ने बनाई, गवर्नमेंट ने उस कंपनी को परमिशन दी। मुकेश अंबानी जी नए नए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, क्या अपनी मर्जी से लगा लेते हैं? अगर गवर्नमेंट कह दे नहीं ये प्रोजेक्ट नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। तो बेटा गवर्नमेंट की हेल्प से हमारा देश डेवलप हो रहा है, और डेवलप करने के लिए तो यार क्या चाहिए? मुद्रा, मनी, पैसा। तो गवर्नमेंट हमसे कहती है कि आप हमारी वजह से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे मुझे उसमें से थोड़ा सा टैक्स दे दो। हाँ, आपकी इनकम कम है तो हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए मुझे थोड़ा 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 टैक्स देते जाओ, उसी पैसे से हम देश को और डेवलप करेंगे, और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा और आपके पीछे आने वाली आपकी जनरेशन को मिलेगा मेरे बेटे। तो बात यहां पर आती बेटा कि अब हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि क्या लिखा, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? अरे गवर्नमेंट हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? तो मेरे बेटे गवर्नमेंट तो हमें बड़ी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। देखो क्या, गवर्नमेंट हमको अच्छा रोड देती है चलने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है जिसका हम तरह तरह से अपनी पढ़ने लिखने में यूज करते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं, और तमाम चीजों में यूज करते हैं। बढ़िया ट्रांसपोर्ट देती है गवर्नमेंट, जिसकी हेल्प से हम दूर दूर तक एजुकेशन लेने जा सकते हैं, दूर दूर तक जॉब करने जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। आप जानते हैं बेटे कि गांव में अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां ना रोड है ना लाइट है, तो सीधी सी बात है वहां कोई डेवलपमेंट नहीं है। जाकर के देखो एक बार, अगर कोई आपका घर परिवार या रिश्तेदार का व्यक्ति अगर गांव में रहता है तो कंपेयर करो उनकी इनकम और आपके फादर की इनकम, तो सिंपल सी बात है बेटा वहां डेवलपमेंट ही नहीं है। बस उतना ही हो पाता है कि बस कमा लिया और खा लिया और मामला बराबर। अगर वहां अच्छा रोड हो, अच्छा ट्रांसपोर्ट हो, तो उन किसानों की भी फसल अच्छी जगह सेल होने के लिए जा सके और उन्हें अच्छा पैसा मिले। बड़े सारे फार्मर की एग्रीकल्चर जो है वो गांव में ही पड़ी रह जाती है, वहीं सस्ते रेट में बेचनी पड़ती है, जिससे कि बेटा उन्हें प्रॉफिट नहीं हो पाता है।
तो आज गवर्नमेंट, आज आप बड़े शहर में बैठे हैं सपोज, तो गवर्नमेंट ने बड़े शहर में अच्छे रोड, अच्छी लाइट, अच्छा ट्रांसपोर्ट और अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी जनरेट की हुई है बेटा। बढ़िया बढ़िया मार्केट बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे बेटे, सबसे बड़ी बात, डिफेंस। गवर्नमेंट ने बेटा हमें डिफेंस प्रोवाइड किया है। देख रहे हैं कि बेटा कि अभी मोदी गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं और हमारे देश को इतना मजबूत करते जा रहे हैं कि मजाल है कोई अड़ोसी पड़ोसी आंख उठा के देख जाए। तो सिंपल सी बात है बेटा, आज अगर हम सेफ हैं तो किसकी वजह से सेफ हैं? गवर्नमेंट की वजह से सेफ, गवर्नमेंट की वजह से। एम्प्लॉयमेंट, अगर मेरे बेटे हम पढ़ लिख करके सक्सेस हो गए, मतलब सक्सेस मींस अच्छी एजुकेशन ले ली और उसके बाद मार्केट में कहीं जॉब नहीं, मार्केट में कहीं कंपनियां नहीं, मार्केट में कुछ भी नहीं, तो सीधी सी बात, पढ़ने लिखने के बावजूद भी बेकार। जाओ अपने गांव, करो जाकर के खेती, बस बात खत्म हो गई। तो बेटा अगर गवर्नमेंट अच्छे अच्छे एम्प्लॉयमेंट के रास्ते ना बनाए, अरे तो कहां से हम लोग यार अच्छी इनकम अर्न करेंगे? नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाती है सरकार, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाती है सरकार, जिसकी हेल्प से हम अच्छा खासा बेटा प्रॉफिट अर्न करते हैं, बढ़िया प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो मेरे बेटे आज आपने सीखा कि गवर्नमेंट हमें ढेर सारे प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिस फैसिलिटी को यूज करके हम सक्सेस होते हैं, अच्छी इनकम अर्न करते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि उस इनकम में से हम सरकार को क्या पे करें? टैक्स पे करें। तो मेरे बेटे आज आपने यहां सीखा कि टैक्स क्या है। तो टैक्स इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है गवर्नमेंट के लिए। टैक्स बेटा एक पर्सन की इनकम पर लगाया जा सकता है, टैक्स बेटा गुड्स पे लग सकता है, सर्विसेज पे लग सकता है। टैक्स हमारा दो प्रकार का है, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स को सीबीडीटी कंट्रोल करता है और इनडायरेक्ट टैक्स को सीबीईसी कंट्रोल करता है। फिर आपने ये तमाम बातें डिस्कस की और इनको अच्छे से समझा बच्चे कि टैक्स गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करती है। क्योंकि सरकार को देश चलाने के लिए, देश को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है। और हमें टैक्स क्यों पे करना चाहिए? क्योंकि हम गवर्नमेंट की हेल्प से ही इनकम अर्न करते हैं और तमाम तरीके की जो फैसिलिटीज हैं, यहां तो बेटा मैंने बहुत कम लिखी हैं, इतनी ही फैसिलिटी थोड़ी है, ये तो सिर्फ आपका माइंड मेकअप करने के लिए, थोड़ा अगर कभी आ जाए तो एग्जाम में लिखने के लिए इतने पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये काफ़ी हैं, अच्छे हैं। लेकिन अगर डिटेल बात की जाए तो बेटा आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही हैं, वो तो बेटे बहुत सारी हैं, लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। तो इस प्रकार से बच्चे आज आपने सीखा कि टैक्स क्या है। और बेसिकली अब हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पे बेटा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो आपका एक बेहतरीन सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आगे बेटा जो भी क्लासेस चलेंगी वो सब डायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कस होगा, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अब कुछ भी डिस्कस नहीं। तो चलिए बेटा, ओके मेरे बच्चे, ऑल द बेस्ट।